हेलो नमस्कार दोस्तों। टीचर्स एग्जाम के लिए हम मनोविज्ञान देख रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास में हमने रॉबर्ट गेने ने कौन कौन से अधिगम के प्रकार बताए हैं वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा अधिगम से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें थी वो पिछली क्लास में हमारी हो चुकी थी। भाई अधिगम पठार हमने पढ़ लिया था और अधिगम के वक्र कौन कौन से हैं उनकी हमने बात कर ली थी। आज इस क्लास में एक और महत्वपूर्ण हम टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण या इसे अधिगम का अंतरण भी कहते हैं। भाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे आपका एक या दो क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। देखिए, जो मनोविज्ञान हम करवा रहे हैं ये पूरी नोट्स पैटर्न में है। आप ऐसे कैसे नोट्स अपनी नोटबुक में बना सकते हैं, और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ आप खुद भी चेक कर सकते हैं। भाई बहुत सारे टीचर्स ने जो नोट्स हुए हैं उनको कंबाइंड करके ये बेस्ट नोट्स मैंने तैयार किए। इसमें देखिए, ये जो है ये आपकी सीटेट, रीट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, आरपीसी सेकंड ग्रेड, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अधिगम स्थानांतरण। एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे आज हम, अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण। मतलब क्या होता है भाई इसका, कि एक परिस्थिति या एक क्षेत्र में सीखे गए व्यवहार या ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति या क्षेत्र में किया जाता है, तो यह अधिगम का स्थानांतरण किया जा कहलाता। भाई देखिए, सामान्यतः कोई भी एक परिस्थिति हमारे सामने, कोई भी काम हम सीखते हैं या व्यवहार सीखते हैं, तो उस व्यवहार का उपयोग है या ज्ञान का उपयोग हम दूसरी परिस्थिति में करते हैं, तो वो अधिगम का स्थानांतरण हो जाएगा। जैसे कि हम साइकिल हमें चलानी आती है, साइकिल हमने सीख ली। जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वो जो साइकिल सीखी थी ना, हैंडल का कंट्रोल करना, वो सभी वो मोटरसाइकिल चलाने में हमें सहायता करते हैं या उसमें हमें काम आते हैं, तो वो आपका अधिगम का स्थानांतरण हो जाएगा। देखिए, अधिगम के स्थानांतरण में किसका ट्रांसफर होता है भाई? अधिगम के स्थानांतरण में देखिए, कौशल जो हमने सीखा वो ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण, ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनका स्थानांतरण होता है, ये दूसरे क्षेत्र में प्रयोग में लिए जाते हैं। कौशल है, ज्ञान है, अनुभव है, प्रशिक्षण है, ये सभी चीजें, तो ये अधिगम का स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए। देखिए, आपको साइकिल चलाना अगर आ रहा है तो आप मोटरसाइकिल चलाना आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने व्यवहार किया था वो सभी यहाँ पर हम करते हैं। यहाँ पर जो चीजें सीखी थी वो यहाँ पर मोटरसाइकिल चलाते समय हमें काम आती है। अगर आपको संस्कृत आपने सीख ली है तो वो हिंदी सीखने में हेल्प करते हैं। भाई कैसे? संस्कृत की जो आपकी व्याकरण होती है वो लगभग हिंदी की मिलती जुलती होती है। दौड़ना आपने सीख लिया तो खेलना आराम से सीख जाएंगे। ये कहने का मतलब है कि एक परिस्थिति में जो जो आप कार्य कर रहे हैं वो दूसरी परिस्थिति में हमारे काम आ रहे हैं, वहां पर हम उपयोग में ले रहे हैं, तो वो आपका अधिगम का स्थानांतरण कहलाएगा। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इनकी परिभाषाएं दी गई है। जैसे पोल्सनिक के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अभियोग्यता व कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग ही अधिगम अंतरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। पोल्सनिक ने क्या परिभाषा दी? पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अभियोग्यता, कौशल, इसका उपयोग जब हम दूसरी परिस्थिति में करते हैं तो वो अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है। अंडरवुड ने क्या परिभाषा दी, इनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाला पूर्व अनुभव का प्रभाव ही अधिगम होता है। यानी कि पहले से हमने कोई चीज सीख ली है और वो चीजें हमारे वर्तमान में काम आ रही है, तो वो अधिगम अंतरण होगा। ठीक है। पीटरसन क्या कहते हैं? पीटरसन कहते हैं भाई अधिगम अंतरण अनुभव का विनियोग है। जो अनुभव होते हैं उनका ही विनियोग क्या है? अधिगम अंतरण है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई जो आपको याद रखनी है भाई। अब अधिगम अंतरण जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो अधिगम अंतरण सामान्यतः हम बात करें तो 3 प्रकार का होता है। एक तो सकारात्मक अधिगम अंतरण, एक होता नकारात्मक अधिगम अंतरण और एक होता शून्य अधिगम अंतरण। सामान्य भाषा में समझे तो सकारात्मक अधिगम अंतरण को हम धनात्मक अधिगम अंतरण कहते हैं। इसका मतलब कोई ए परिस्थिति है, ये कोई बी परिस्थिति है, इसमें हमने कोई कार्य किया, उससे हमने जो सीखा ना, उसका उपयोग हम इस परिस्थिति में करते हैं और करने से हमें क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है, तो वो आपका हो जाएगा सकारात्मक अधिगम अंतरण। अगर ये यहाँ पर जो हमने चीजें सीखी है और वो दूसरी परिस्थिति में कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, कठिनाई हो रही है, तो वो आपका नकारात्मक अधिगम अंतरण हो जाएगा। और अगर यहाँ पहली परिस्थिति में हमने कोई भी चीजें सीखी है और वो दूसरी परिस्थिति में ना तो कोई काम आ रही है, ना ही हमें नुकसान करे, ना ही लाभ करे, तो वो आपका शून्य अधिगम अंतरण हो जाएगा। अब एक साथ तीनों को समझते हैं हम, यहाँ पर समझना भाई, ठीक है ना? तीनों को समझते हैं। सकारात्मक अधिगम अंतरण और इसे हम धनात्मक अधिगम अंतरण कहते हैं। और एक होता नकारात्मक अधिगम अंतरण,
और एक होता है शून्य अधिगम अंतरण। तो पहले सकारात्मक अधिगम अंतरण की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये ए परिस्थिति है और ये बी परिस्थिति है। ए परिस्थिति में हमने कोई कार्य किया, उस कार्य से हमने क्या किया, अनुभव प्राप्त किया भाई, अनुभव या हमने कोई व्यवहार सीखा। अब ये बी कार्य कर रहे हैं, इस अनुभव का उपयोग हम इसमें कर लेते हैं। ये जो यहाँ पर पहली परिस्थिति में जो हमें अनुभव मिला, जो हमें व्यवहार मिला, उस व्यवहार या उस ज्ञान का प्रयोग हम दूसरी परिस्थिति में करते हैं। करने पर हमें क्या करता है, इस कार्य को करने में सहायता मिलती है भाई। ये जो कार्य करते हैं ना दूसरी परिस्थिति में, पहली परिस्थिति में सीखे गया जो व्यवहार है उसका दूसरी परिस्थिति में कार्य करने में हमें सहायता मिल रही है, लाभ हो रहा है, तो आपका ये सकारात्मक अधिगम हो जाएगा, सकारात्मक अधिगम अंतरण हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहले हम सकारात्मक, फिर नकारात्मक, फिर शून्य करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम हिंदी की लिपि सीखते हैं, व्याकरण सीखते हैं, तो हमें संस्कृत की लिपि में सहायता करते हैं। इसी प्रकार साइकिल चलाना अगर हमें आता है तो मोटरसाइकिल चलाने में हमें लाभ होता है भाई, आसानी से हम सीख जाते हैं, क्योंकि हैंडल वगैरह का कंट्रोल करना हम सीख लेते हैं, वो सभी चीजें। अगर आपको दौड़ना आ रहा है, दौड़ते हैं आप, तो आराम से खेलना भी सीख जाते हैं, दौड़ते हैं तो आप आराम से खेलना भी सीख जाते हैं। आगे देखिए, ये परिभाषा लिख दी मैंने कि पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उपयोग में लाता है तथा ज्ञान दूसरी परिस्थिति के कार्यों में सहायता करता या लाभ करता, तो आपका धनात्मक या सकारात्मक अधिगम अंतरण हो जाएगा। और सकारात्मक अधिगम अंतरण में हमेशा याद रख लेना, छोटे कार्य जो होते हैं ये बड़े कार्य की ओर अग्रसर करते हैं। छोटे कार्य से बड़े कार्य में हमें लाभ होता है, तो ये आपका सकारात्मक अधिगम अंतरण हो जाएगा। अब नकारात्मक अधिगम अंतरण की बात करें, सेम वही कंडीशन है भाई, पहली परिस्थिति ए है और दूसरी परिस्थिति बी है। इसमें हमने कोई कार्य किया, कार्य करने से हमें ज्ञान या अनुभव प्राप्त हुआ या व्यवहार प्राप्त हुआ। अब इसका उपयोग हम बी में भी करते हैं भाई, बी कार्य में भी करते हैं, लेकिन बी में जब इसका उपयोग करते हैं ज्ञान या अनुभव, तो ये हमें क्या करते हैं, कठिनाई लगती है भाई, कठिन कार्य लगता है इस ए की वजह से, या हमें हानि होती है। ए परिस्थिति के अंदर जो हमें ज्ञान अनुभव प्राप्त हुआ है उसका उपयोग हम बी में करते हैं तो हमें हानि या कठिनाई लगती है, तो ये जो अधिगम अंतरण होगा ये नकारात्मक अधिगम अंतरण होगा। जैसे मोटरसाइकिल सीखने के बाद हम साइकिल चलाते तो हमें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार पुराने जूते पहनते हैं, लेकिन अचानक से हमें नए जूते पहनने को दे दिया जाए तो हमें कुछ अलग ही महसूस होता है ना, थोड़ा सा कठिनाई सा लगता है उसमें। पुरानी मोटरसाइकिल चलाने का अनुभव जो होता है, ये बाद में अचानक कोई नई मोटरसाइकिल हमें दे दी जाए तो भी हमें कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो ये भी आपके नकारात्मक अधिगम अंतरण के अंतर्गत आता है। अमेरिका के जो ड्राइवर होते हैं, ये भारतीय ड्राइवर में डिफरेंस होता है, क्योंकि अमेरिका के ड्राइवर अगर भारत में आकर के गाड़ी चलाते तो उन्हें कठिनाई का महसूस, मतलब कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार के भारत के ड्राइवर अमेरिका में जाकर अगर गाड़ी चलाते हैं तो उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है भाई। क्यों, देखिए इसका कारण बता देता हूं कि भारत में गाड़ियों का जो स्टीयरिंग होता है ये दाहिनी तरफ होता है, जबकि अमेरिका में ये बाईं तरफ होता है, दाईं और बाईं, है ना। भारत में दाईं तरफ होता है और अमेरिका में बाईं तरफ स्टीयरिंग होता है भाई। इसी कारण से इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। भारत में गाड़ी चलाने की सीख जो होती है विदेशों में बाधक बनती है भाई, कठिनाई उत्पन्न होती है। और ये अचानक जो परिस्थिति है इसका उच्च से निम्न हो जाना क्या हो जाएगा भाई, नकारात्मक अधिगम अंतरण को बढ़ावा देता है। तो पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान दूसरी परिस्थिति में अगर कठिनाई उत्पन्न करे तो वो ऋणात्मक अधिगम या नकारात्मक अधिगम हो जाएगा। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा भाई, एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे बता दिए हैं। अब आता है शून्य अधिगम अंतरण। यहाँ पर वही ए परिस्थिति है, ए परिस्थिति से हमें कोई ज्ञान या अनुभव प्राप्त हुआ, इस अनुभव से हमने यहाँ पर कार्य कर लिया, कार्य करने से अनुभव या ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद में हमने क्या किया, दूसरा कार्य करते हैं दूसरी परिस्थिति में। जब इस कार्य को करते हैं तो इस ज्ञान का हमें ना तो यहाँ पर लाभ हो रहा, ना ही हमें कोई हानि हो रही है, ना ही तो लाभ हो रहा ना ही हानि हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता भाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे हम शून्य अधिगम अंतरण कह देंगे। यानी कि पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान और अनुभव का उपयोग जब दूसरी परिस्थिति में होता है तो उसमें ना ही उसका नकारात्मक प्रभाव होता ना ही धनात्मक होता, तो ये शून्य अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अंग्रेजी पढ़ते हैं और फिर गणित पढ़ते हैं तो इसका कोई लेना देना नहीं आपस में भाई, अंग्रेजी अलग पढ़नी पड़ती है गणित हमें, तो शून्य अधिगम अंतरण हो जाएगा। कबीर के दोहे हैं, रहीम के दोहे, इनका कोई रिलेशन नहीं होता, तो कबीर के दोहे अलग से याद करने पड़ेंगे, रहीम के अलग से याद करने पड़ेंगे भाई। इसी प्रकार बल्लेबाज और गेंदबाज,
तो इनका भी कोई संबंध नहीं है भाई। बल्लेबाजी अलग तरीके से की जाती है, गेंदबाजी अलग तरीके से, आपस में कोई संबंध नहीं है भाई इनका। आगे देखिए, टंकण सीखना, कंप्यूटर वगैरह की बात कर रहे हैं तो टंकण सीखना गणित सीखने में कोई सहायता या बाधा उत्पन्न नहीं करता है। पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, अभियोग्यता, कौशल का दूसरी परिस्थिति में कार्य करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये आपका शून्य अधिगम अंतरण हो जाएगा। परिस्थितियां या तो समानांतर होती है या फिर विपरीत होती है, तभी आपका शून्य अधिगम अंतरण हो जाएगा। तो ये सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य अधिगम अंतरण तीनों मैंने बता दिए विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ में, तो आप अच्छे से याद कर लेना भाई, ठीक है। अब सकारात्मक अधिगम अंतरण होता है, ये आपका 3 प्रकार का होता है भाई। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला है क्षैतिज अंतरण या क्षैतिज सकारात्मक अधिगम अंतरण। तो क्षैतिज स्थानांतरण या अंतरण होता है, इसमें जो एक विषय का ज्ञान जो होता है केवल उसी विषय में मदद करता है। एक विषय का ज्ञान केवल उसी विषय में मदद करता है। जैसे हम बात करिए, हिंदी की बात कर लेते हैं या गणित की बात कर लेते हैं। गणित में कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो अन्य गणित की प्रश्नावली पढ़ते हैं तो उसमें काम आते हैं भाई। जैसे प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, ये प्रतिशत काम में हर जगह काम में लिया जाता है गणित के अंदर, तो वह क्षैतिज अधिगम अंतरण का उदाहरण हो जाएगा। हिंदी में हम जो ग्रामर पढ़ते हैं ना, ये ग्रामर हमें हर जगह काम आती है, तो आपका हिंदी के अंदर क्षैतिज अंतरण हो जाएगा भाई। एक विषय का ज्ञान उसी विषय में अगर काम आए, मदद करे, तो क्षैतिज अंतरण हो जाएगा। दूसरा है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, इसे हम लंबात्मक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अर्जित ज्ञान जो होता है इसका उच्च परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसका प्रयोग है उससे ऊंची जो परिस्थिति होती है उसमें करते हैं। जैसे यहाँ पर एक विषय इधर दे रखा है, दूसरा विषय यहाँ पर दे रखा है। जैसे बीज गणित होती है ना, ये बीज गणित रेखा गणित में हमें सहायता करती है भाई। बीज गणित जो होती है रेखा गणित में सहायता करती है। जैसे राजनीति होती है, ये लोक प्रशासन में हमें सहायता करती है। तो एक विषय है दूसरे विषय में हमें अगर सहायता करे, एक विषय में जो हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया अगर वो दूसरे विषय में हमें हेल्प करे, सहायता करे, तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण हो जाएगा। कहने का मतलब एक विषय के ज्ञान का दूसरे विषय में सहायता करना ही क्या कहलाता है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। विषय सेम हो तो क्षैतिज और अलग अलग हो तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण हो जाएगा। आगे देखिए, द्विपार्श्व अधिगम अंतरण। द्विपार्श्व अधिगम अंतरण, इसे बायलेटरल ट्रांसफर भी कहते हैं भाई। इसमें क्या होता है, दोनों हाथों का कौशल होता है, दोनों हाथों से काम किया जाता है, दोनों हाथों का कौशल होता है। दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना ही क्या है भाई, द्विपार्श्व अधिगम अंतरण है। दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ अगर बाएं हाथ से होता है तो वो आपका द्विपार्श्व अधिगम अंतरण हो जाएगा। मतलब इस हाथ से जो काम करते हैं वो हम इस हाथ से भी कर सकते हैं, तो आपका द्विपार्श्व अधिगम अंतरण हो जाए। ठीक है, तो ये सकारात्मक अधिगम अंतरण के प्रकार है भाई, अच्छे से ध्यान में रख लेना, शायद आपको ये समझ में भी आ गए। अब हम अधिगम अंतरण के नियम व कुछ सिद्धांत हैं, सिद्धांत उनकी बात कर लेते हैं भाई। जैसे पहला सिद्धांत आता है समरूप तत्वों के अधिगम अंतरण का सिद्धांत। समरूप तत्वों के अधिगम अंतरण का सिद्धांत, समरूप मतलब समान तत्वों के अधिगम अंतरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, कोई ये एक विषय वस्तु है, ये वाली, ये दूसरी विषय वस्तु है, इसके जो तत्व हैं, इसके जो तत्व हैं, ये तत्व इससे समानता रखते हैं। इसके तत्व हैं, इस विषय वस्तु के तत्व है और इस विषय वस्तु के तत्व आपस में समानता रखते हैं, तो इसमें क्या होगा, अधिगम स्थानांतरण होगा भाई, अधिगम का। तो देख लीजिए, समान तत्वों का नियम भी कहते हैं। इसे प्रतिपादन किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। जब पहली परिस्थिति तथा दूसरी परिस्थिति में समान प्रकार के तत्व मौजूद हो, पहली परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति में समान प्रकार के तत्व मौजूद हो, या फिर एक विषय की विषय वस्तु के तत्व है, एक विषय की विषय वस्तु के तत्व है, दूसरी विषय के विषय वस्तु के तत्व में समानता हो, मतलब आपस में समानता रखिए, तो क्या होगा, अधिगम अंतरण जो होगा ये अधिकतम होगा भाई। अधिगम अंतरण है ये अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हिंदी का ज्ञान जो होता है ये संस्कृत में सीखने में बहुत ज्यादा उपयोग में लिया जाता है या बहुत ज्यादा हेल्प करता है भाई, सहायता करता है। तो ये समरूप तत्वों के अधिगम अंतरण का सिद्धांत हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने दिया। एक आता मानसिक शक्तियों का नियम। मानसिक शक्तियों का नियम सबसे प्राचीन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते भाई। मानसिक शक्ति चिंतन है, बौद्धिक है, सोच है, ये विचारधारा है। थर्ड हम बात करते हैं सामान्यीकरण का अधिगम अंतरण का नियम। सामान्यीकरण अधिगम अंतरण का नियम, इसका प्रतिपादन वो चार्ल्स जूड व क्रो एंड क्रो ने किया था भाई। इसमें होता क्या है भाई, एक व्यक्ति किसी कार्य या व्यवहार को सामान्य रूप से ग्रहण करता है तो उसके व्यवहार में सामान्य हो जाता है। वो सामान्य, कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता तो उस कार्य को
क्या करता है, अपने अंदर डाल लेता, वो अच्छे से सीख जाता है उस कार्य को। जैसे कोई मतलब घड़े बनाने वाला है तो वो घड़े बनाना, जो कुम्हार होता है वो मिट्टी के घड़े बनाना सीख जाता है। लकड़ी का काम करने वाला खाती है तो वो उस कार्य को एक विशिष्ट रूप में अच्छे रूप से सीख जाता है। गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाना सीख लेता, तो ये क्या करता है, उसको अंदर ग्रहण कर लेते हैं, तो उस कार्य को किसी भी परिस्थिति में आसानी से वो पूरा कर लेता है। और यदि उसे अचानक से कोई नवीन कार्य या परिस्थिति दे दी जाएगी तो वह कार्य उसके लिए कठिन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई इंडिया के अंदर गाड़ी चला रहा है तो इंडिया के अंदर कहीं पर भी उसको भेज दो, वो गाड़ी चला लेगा। लेकिन वो यहाँ से अमेरिका भेज दिया जाता तो उसको वो परेशानी का सामना करना पड़ता। परिस्थिति चेंज हो गई ना तो उसको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया अमेरिका में बाईं साइड में स्टीयरिंग होती है जबकि इंडिया में दाईं साइड में होती है। ये परेशानी उसको सामना करना पड़ सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, कोई शिक्षक है, नियमित रूप से 50 बच्चों को कक्षा में पढ़ाता है भाई, सामान्य रूप से वो 50 बच्चों को एक कक्षा में पढ़ा रहा है। अगर उस शिक्षक को दूसरी जगह 50 बच्चों की कक्षा में भेज दिया जाए तो वो आसानी से पढ़ा पाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। अगर उस 50 बच्चों के स्थान पर उसको 500 बच्चों वाली कक्षा में भेज दिया जाए तो वो घबराने लगेगा, उसको कुछ न कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा भाई। तो ये हो जाएगा सामान्यकरण का अधिगम अंतरण का नियम। नेक्स्ट आता है द्विवीय कारक अधिगम अंतरण का नियम। द्विवीय कारक अधिगम अंतरण का नियम या इसे समान विशिष्ट तत्वों का, समान एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत भी कहते हैं भाई। और इसका प्रतिपादन स्पेयरमैन ने किया था। स्पेयरमैन का एक बुद्धि का सिद्धांत है भाई, द्विवीय कारक सिद्धांत, उसी के आधार पर यह सिद्धांत दिया गया। इसमें देखिए एक तो होते हैं सामान्य तत्व है और एक होते हैं विशिष्ट तत्व है। सामान्य जो उसकी सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, सामान्य जैसे हमारे अंदर जो कुछ अच्छाइयां मौजूद है वो दूसरे के अंदर भी होती है भाई, तो वो तो सामान्य तत्व हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो दूसरे में नहीं होते हैं, वो विशिष्ट तत्व हो जाएंगे। जैसे सभी प्राणियों में अलग अलग होते हैं भाई, जैसे किसी को खेल में, किसी को संगीत में, मतलब कोई खेल में ज्यादा रुचि लेता, कोई संगीत में रुचि लेता। जैसे हमारे लता मंगेशकर जी हैं तो वो संगीत में ज्यादा रुचि थी भाई, सॉन्ग वगैरह गाने में या गाने वगैरह गाने में। इसी प्रकार से क्रिकेट की बात करें तो उसमें सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने में रुचि थी। तो इस प्रकार से उसमें विशिष्ट तत्व मौजूद थे, उसमें संगीत का विशिष्ट तत्व था, उसमें खेलने का विशिष्ट तत्व था। तो विशिष्ट तत्व जितना अधिक होगा या अधिक विकसित होगा उतना ही अधिगम का स्थानांतरण भी अधिक होगा भाई, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। विशिष्ट तत्व जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ही ज्यादा अधिगम का स्थानांतरण होगा। तो द्विवीय कारक अधिगम अंतरण का सिद्धांत हो गया। अब 5 नंबर पर आता है समग्रता का अधिगम अंतरण का सिद्धांत। समग्रता का अधिगम अंतरण का सिद्धांत कोहलर ने दिया था भाई। और इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी बालक या व्यक्ति जो होता है, ये पहली परिस्थिति से जो प्राप्त ज्ञान या समझ है इसका दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना चाहता है। तो पहली आवश्यकता तो ये होती है कि उसमें ज्ञान वो पूर्ण होना चाहिए। मान ली पहली परिस्थिति से हमने कुछ सीखा है, वो दूसरी परिस्थिति में उपयोग में लेते हैं, तो पहली परिस्थिति का पूरा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, तभी हम दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही उस ज्ञान को अगली परिस्थिति में उपयोग है तो उसमें सूझ होनी चाहिए भाई। ये आपका समग्र अधिगम अंतरण का सिद्धांत है। फिर आता मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत। मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन बागले ने किया था। बागले कहते हैं कि बागले के अनुसार व्यक्ति के गुणों में से कुछ गुण ऐसे होते हैं जो उसके आदर्श बन जाते हैं। मतलब सामान्यतः व्यक्ति में जो गुण पाए जाते हैं उनमें से कुछ गुण ऐसे जो आदर्श बन जाते हैं। केवल आदर्श गुणों का ही अंतरण आसानी से हो सकता है भाई। जैसे हम मदर टेरेसा की बात करते हैं तो मदर टेरेसा के अंदर सेवा या शांति प्रिय जो गुण थे वो मौजूद थे, वही बाद में जाकर के आदर्श बन गया। आज हम अगर तभी शांति या अगर हम बात करें शांति या समाज सेवा की बात आती है तो मदर टेरेसा का नाम सबसे पहले लिया जाता है, तो वो आदर्श गुण बन जाता है। तो मूल्यों के अभिगाम से संबंधित एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया। देखिए, एक शिक्षक नियमित रूप से गणित विषय पढ़ाता है। यदि वह शिक्षक बालकों को गणित ही पढ़ाएगा तो बच्चे आसानी से पढ़ पाएंगे भाई। लेकिन अगर वही टीचर बालकों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाना शुरू कर दे तो बालक सीखना पसंद नहीं करते हैं भाई। तो ये कुछ मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत हो जाएगा। तो ये 6 सिद्धांत मैंने बताए हैं अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। तो अधिगम स्थानांतरण वाला टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आज हम इतना ही देखेंगे अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसके अंतर्गत हम, कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट, अधिगम के निहितार्थ कौन से होते हैं भाई। एक क्लास में इनको डिस्कस कर लेंगे। ये टोटल 6 होते हैं, इनकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।